इस वीडियो में हम लोग अपने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज शुरू किए हैं उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर होता है आप लोगों का थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के, उसके हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू पैटर्न पे डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके मेन एग्जाम मिड टर्म और इवन नॉलेज इनहेंसमेंट के लिए बहुत ही ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अभी तक हम लोग ये जो पेपर है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स वालों का थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें पार्ट ए जो होता है वो थर्मल फिजिक्स का होता है जिसमें 4 यूनिट होते हैं, और जो पार्ट बी होता है वो सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का होता है, उसमें भी 4 यूनिट होते हैं। तो इससे पहले हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी मिला के कई यूनिट के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अभी आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट बी का जो यूनिट नंबर 6, देखिए 4 यूनिट तो थर्मल के हो गए, फिर 5वां यूनिट इसका है सर्किट फंडामेंटल का, जो हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग छठे यूनिट पे हैं। छठे यूनिट जो है वो हमारा है डायोड्स, सेमीकंडक्टर डायोड्स का है, टनल डायोड, जेनर डायोड, यही सब है इसमें। तो इसके भी ऑलरेडी मैं 1-2 पार्ट बना चुका हूं। अभी ये इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यानी ये यूनिट नंबर 6 के ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं हम अपने इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जो आपके एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 35 क्वेश्चंस तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे पीछे के वीडियोस में। इसमें हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। इसमें बोल रहा है कि द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, जो पीएन जंक्शन डायोड का जो डिप्लीशन लेयर होता है, अब उसके लिए क्या कंडीशन दिया है, डिक्रीज विथ लाइट डोपिंग। नहीं, ये गलत है, इंक्रीज विथ हैवी डोपिंग। हैवी डोपिंग करने पे जो डिप्लीशन लेयर होता है वो क्या करता है, इसमें बोल रहा है कि इंक्रीज करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। डोपिंग पे, इवन डोपिंग बढ़ाने पे जो डिप्लीशन लेयर है वो बल्कि और डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ये इररिलेवेंट है। लास्ट बोल रहा है कि इज इंक्रीज्ड अंडर रिवर्स बायस। 1 मिनट, इसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं है जो मैं अभी बता रहा था। तो सुनिए, एक बात ध्यान से सुनिए। पीएन जंक्शन डायोड का जो डिप्लीशन लेयर होता है वो डोपिंग बढ़ाने पे वो कम होता है, तो वो ऑप्शन तो कहीं है नहीं। तो दूसरा देखिए, लास्ट ऑप्शन बोला है इज इंक्रीज्ड अंडर रिवर्स बायस, तो ये सही होगा, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड को जब आप फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो इसका डिप्लीशन रीजन क्या होता है, कम होता है, और रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन फैल जाता है। ठीक है, वो बढ़ जाता है, इसीलिए उसका जो है रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है रिवर्स बायस में। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में कम हो जाता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड देन इट्स रेजिस्टेंस। तो अभी अभी मैंने बताया कि जब पीएन जंक्शन डायोड को आप लोग फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जेनर ब्रेकडाउन अकर्स फॉर, जेनर ब्रेकडाउन जो है वो होता है, प्राप्त होता है फॉरवर्ड बायस में नहीं। जेनर डायोड तो हमेशा रिवर्स बायस में ही यूज होता है। रिवर्स बायस में, हाँ ये बिल्कुल सही है, रिवर्स बायस में ही जेनर ब्रेकडाउन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट सी क्या बोल रहा है, अनबायस्ड कंडीशन। अनबायस्ड कंडीशन में तो ब्रेकडाउन होगा ही नहीं। इररिस्पेक्टिव ऑफ बाइंसिंग कंडीशन, ये भी इररिलेवेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ए जेनर डायोड इज, जेनर डायोड है क्या है, ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, गलत है। मैंने बोला जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। कनेक्टेड इन सीरीज, ये इररिलेवेंट है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। सीरीज क्या पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं जहां जैसा जरूरत पड़ेगा। शार्प ब्रेकडाउन एट लो रिवर्स वोल्टेज, बिल्कुल सही है। हमें जेनर डायोड में शार्प ब्रेकडाउन मतलब ना, जब भी इसका ब्रेकडाउन होगा उसी वोल्टेज पे होगा। देखिए जब आप ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे मैं पूरी थ्योरी तो डिस्कस करने की स्थिति में नहीं हूं, वो अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए जेनर ब्रेकडाउन में जब रिवर्स बायस का ग्राफ आप लोग बनाते हैं तो ये इस प्रकार से अचानक ब्रेकडाउन होता है। तो ये ब्रेकडाउन बिल्कुल शार्प होता है, यानी एक फिक्स वोल्टेज के आसपास होता है। ये नहीं कि एक बार 6 वोल्ट पे हुआ, अगली बार 7 वोल्ट पे होगा, नहीं, हमेशा 6 वोल्ट पे। अगर ये जेनर ब्रेकडाउन जो है वो 6 वोल्ट है तो वो हमेशा रिवर्स बायस में 6 वोल्ट पर ही होगा। तो यही ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है जेनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड एज एम्पलीफायर, नहीं। तो जल्दी से बताइए, एम्पलीफायर में किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांजिस्टर का। ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर में भी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में किसका प्रयोग किया जाता है? पीएन जंक्शन डायोड का। वोल्टेज रेगुलेटर में जेनर डायोड का प्रयोग करता है किया जाता है, सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। एवलांच ब्रेकडाउन डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फिनोमिना। किस पे एवलांच ब्रेकडाउन किस पे निर्भर करता है? देखिए, अब यहाँ आपको ब्रेकडाउन के बारे में थोड़ा सा बताना ही होगा मुझे। हालांकि ब्रेकडाउन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कभी मैं अलग से डिस्कस करूंगा, केवल इसी को। देखिए, ब्रेकडाउन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जेनर ब्रेकडाउन और दूसरा ब्रेकडाउन होता है एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, एवलांच ब्रेकडाउन होता है। अब ये जो जेनर ब्रेकडाउन होता है ना, ये हाई डोपिंग के कारण, जब डोपिंग हाई हो जाता है तो डिप्लीशन लेयर, देखिए मान लीजिए ये जेनर डायोड है, ये इधर ये पी टाइप है, इधर ये एन टाइप है, तो ये बीच में क्या होगा? जंक्शन होगा। जंक्शन के दोनों ओर आप लोग जानते हैं एक डिप्लीशन लेयर होता है। जब डोपिंग आप ज्यादा करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव ये पी टाइप है, तो यहाँ पे जो है इमोबाइल आयंस रहते हैं। इस रीजन में, मेनली पी वाले रीजन में, देखिए इमोबाइल आयंस कैसे पता करेंगे? ये पी टाइप का है तो इसमें ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटी होगी, तो ट्राईवैलेंट के इम्प्योरिटी के पास क्या होता है? होल्स होता है। तो यहाँ पे निगेटिव इमोबाइल आयन, जो निगेटिव, क्योंकि देखिए जिसके भी पास होल होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखता है, तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ नेगेटिव इमोबाइल आयन की दीवार होती है और यहाँ पे पॉजिटिव इमोबाइल आयन की दीवार होती है, और इन्हीं के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वही हमारा पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। समझ में आया? तो ये जो, जब आप इसमें डोपिंग ज्यादा करेंगे तो ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। अब डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगा तो डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो होता है डीवी बाई डी एक्स या डी आर कर लीजिए, निगेटिव। तो यहाँ पे जब ये dx, यानी ये डिप्लीशन लेयर, dx डिप्लीशन लेयर की मोटाई है, तो जब डिप्लीशन लेयर की मोटाई कम होगी तो dv बाई डी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाने के कारण यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हो जाते हैं जंक्शन के रीजन में। इसी को बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। यानी जेनर ब्रेकडाउन में आप लोग दो चीज याद रखेंगे, डोपिंग हाई होती है और जंक्शन के अक्रॉस डोपिंग हाई होने से डिप्लीशन रीजन पतला हो गया। डिप्लीशन रीजन पतला हो गया तो जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो कुछ बॉन्ड टूट गए। बॉन्ड टूट गए तो इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन में पैदा हो गए। ये होता है जेनर ब्रेकडाउन। जबकि एवलांच ब्रेकडाउन में यही जो इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हुए हैं, अब जैसे ये मान लीजिए इसका आप लोग बायसिंग करेंगे, तो मान लीजिए फॉरवर्ड बायस में पी को प्लस, हालांकि रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन होता है तो पी को किससे जोड़ेंगे? नेगेटिव से। एन को किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव से। अब मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव की ओर भागा। अब भागते वक्त रास्ते में वो किसी बॉन्ड से टकरा गया, किसी एटम से टकरा गया, तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड टूट जाएगा तो और इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हो जाएंगे। तो जेनर ब्रेकडाउन में मेनली इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन के रीजन में पैदा होते हैं। लेकिन जब ये जंक्शन के रीजन में इलेक्ट्रॉन होल जो पैदा होते हैं, ये बायसिंग के कारण, ये जैसे इलेक्ट्रॉन ये प्लस की ओर भागेगा और होल किधर भागेगा? माइनस की ओर भागेगा। तो उनके भागने के क्रम में जब टक्कर होता है तो टक्कर से और बॉन्ड टूटते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन होल पैदा होंगे केवल जंक्शन नहीं, पूरे पीएन जंक्शन में कहीं भी पैदा हो सकते हैं। यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। तो अब उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन और होल ढेर सारे पैदा होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, तो यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन जो है वो टक्कर से रिलेटेड है। तो अब आप लोग चलिए इसमें देखिए पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, टक्कर से रिलेटेड है। रिकॉम्बिनेशन ये कोई इररिलेवेंट है। आयनाइजेशन कोई मतलब ही नहीं है, लास्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो एवलांच ब्रेकडाउन किस पे निर्भर करता है? टक्कर पे। टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन के अलावा कहीं भी पैदा हो सकते हैं, तो उसको एवलांच ब्रेकडाउन बोलेंगे। जबकि जेनर ब्रेकडाउन में जो पहला इलेक्ट्रॉन और होल पैदा होगा वो जंक्शन पर ही पैदा होगा, क्योंकि जो है डिप्लीशन रीजन पैदा होने से ना जंक्शन के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए पहला बॉन्ड जो है वो जंक्शन के रीजन में ही टूटेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है? विच रेक्टिफायर रिक्वायर्स 4 डायोड। तो ये क्या होता है? ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में जो होता है 4 डायोड की जरूरत पड़ती है। तो ये 42 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं 43 पे। 43 में बोल रहा है कि द रिपल फैक्टर फॉर ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर जो है एक प्रकार का फुल वेव रेक्टिफायर होता है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका रिपल फैक्टर 0.48 होता है। आगे बढ़ते हैं, द इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। आपको पता है वो 81.2 होता है, इसको बिल्कुल रट जाइए।
वोल्टेज रेगुलेशन इज डिफाइंड एज, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, इसको रट जाइए, जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो इसको समझाएंगे। नंबर ऑफ डायोड यूज्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर, अभी अभी मैंने बताया 4 डायोड। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने प्रयोग किए जाते हैं? 1। फुल वेव में 2, ब्रिज रेक्टिफायर में 4। आगे बढ़ते हैं। इन हाफ वेव रेक्टिफायर करेंट, देखिए अब 47 में क्या बोल रहा है कि इन हाफ वेव रेक्टिफायर करेंट फ्लोज ड्यूरिंग अल्टरनेट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट पोटेंशियल, यही सही है। देखिए ये जो है, ये मान लीजिए फुल साइकिल है एसी का, तो हाफ वेव रेक्टिफायर ना केवल जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसी को रेक्टिफाई करता है, इधर दूसरे साइकिल के लिए करंट 0 हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए, एक थोड़ा सा मैं ये साइकिल और बढ़ा दूं, जैसे मान लीजिए ये आपका एसी सिग्नल है, ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब इसको हाफ वेव रेक्टिफायर से गुजारेंगे तो ये केवल पॉजिटिव जो हाफ साइकिल है उसी को रेक्टिफाई करेगा, निगेटिव वाले को छोड़ देगा। तो ये इस प्रकार से आपको इसका ग्राफ मिलेगा, समझ में आया ना? तो ये जो हाफ साइकिल, अल्टरनेट हाफ साइकिल के लिए ही केवल करंट आपको मिलेगा। तो ये बात सही है, ये पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाए। फ्लो ड्यूरिंग फुल साइकिल, तो फुल साइकिल फुल वेव रेक्टिफायर में होगा। डज नॉट फ्लो इन एनी पार्ट ऑफ इनपुट पोटेंशियल, नहीं ये नहीं होगा। इन कांस्टेंट थ्रू आउट ए साइकिल, ये भी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फिल्टर इज टू, ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था रिपल फैक्टर पे, यहाँ पे मैं डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो हमारे जो स्टूडेंट हैं जो मेरे सभी वीडियो देखते हैं उनको फिर ये थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि मैं सभी वीडियो में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अच्छा कॉन्सेप्ट बहुत डीप में समझा देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वो बात अलग है कि वहाँ बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग चूंकि ना क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये थ्योरी वाले पार्ट को हम लोग कम ही रखेंगे, वरना वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का मेन डिमांड इसमें क्वेश्चन पे है। तो ये क्वेश्चन पे ही हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट अब धीरे धीरे आपको मिलने लगेगा। इसमें बोला है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिल्टर इज टू मिनिमाइज ए एसी इनपुट वेरिएशन। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि मिनिमाइज एसी, नहीं एसी नहीं, अगर डीसी होता तो एक बार सोचते हैं। सप्रेस ऑड हार्मोनिक्स, नहीं ये भी गलत है। स्टेबिलाइज डीसी लेवल ऑफ आउटपुट, यही सही है। फिल्टर क्या करता है ना, रिपल्स को हटाता है और जो डीसी है उसको प्योर करता है। तो मैंने बोला कि जब जो रेक्टिफायर होता है ना, जब वो एसी सिग्नल को रेक्टिफाई करता है, मान लीजिए फुल वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाई करता है तो कुछ इस प्रकार करता है। अब ये थोड़ी प्योर डीसी है, प्योर डीसी का ग्राफ तो ऐसा होता है बिल्कुल कांस्टेंट। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए हम लोग फिल्टर लगाते हैं। तो फिल्टर क्या कर दिया, वो डीसी लेवल को स्टेबलाइज कर दिया। ये स्टेबलाइज नहीं है, देखिए 0 से बढ़ा फिर 0 हुआ, फिर 0 से बढ़ा फिर 0 हुआ, यानी ये अभी भी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसी को हम लोग स्टेबलाइज करने के लिए फिल्टर सर्किट लगाते हैं। अच्छा, ये जो फ्लक्चुएशन होता है इसको हमने एक नाम दिया था, याद है पहले वीडियो, इसके पहले वाले पार्ट में, उसी को हम लोग रिपल बोलते हैं। रिपल क्या होता है, अनवांटेड एसी सिग्नल होता है, जो हमें नहीं चाहिए, हमें प्योर डीसी चाहिए। जो इसका फ्लक्चुएटिंग नेचर है, जो फ्लक्चुएटिंग एसी नेचर है, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे डीसी चाहिए। तो वही अनवांटेड फ्लक्चुएटिंग एसी नेचर को ही हम लोग रिपल कहते हैं। तो फिल्टर उसी रिपल को हटा के इसको क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, जो कि प्योर डीसी के होता है वो। आगे बढ़ते हैं। ये सिंबल आप सभी लोग जान रहे हैं, सिंबल में ये बाहर की ओर 2 तीर हैं, यानी ये एलईडी का सिंबल है। अच्छा, यही तीर अगर उल्टा होता तो क्या हो जाता, वो हो जाता फोटो डायोड का सिंबल। ठीक है, देखिए फोटो डायोड का सिंबल में तीर जो है उल्टा हो जाता है, यानी उस पर लाइट गिरता है। एलईडी क्या होता है, लाइट इमिट करता है। टनल डायोड, टनल डायोड तो ऐसा होता ही नहीं है। टनल डायोड आप लोग जानते हैं, सिंबल सबको पता होगा। टनल डायोड का सिंबल इस प्रकार का, ठीक है, टनल डायोड। पॉइंट कांटेक्ट डायोड, पॉइंट कांटेक्ट डायोड का सिंबल ऐसा नहीं होता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसका सिंबल थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है। और एलईडी का मैंने बता ही दिया। जेनर और पीएन जंक्शन डायोड आप लोग जानते ही होंगे। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ऐसे ही होता है। अगर जेनर होगा तो यहाँ पे जेड की आकृति बना दीजिए, ये जेड की आकृति थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये इस प्रकार से जेनर डायोड होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, द कलर ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, फॉरवर्ड वोल्टेज पे, बिल्कुल गलत। इट्स रिवर्स वोल्टेज, बिल्कुल गलत। हालांकि एलईडी फॉरवर्ड बायस में ही यूज होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फोटो डायोड रिवर्स बायस में यूज होता है। स्ट्रेंथ ऑफ फॉरवर्ड, ये भी नहीं। देखिए वो सिर्फ और सिर्फ ना फॉरबिडन एनर्जी गैप पे निर्भर करता है कलर। किसी भी एलईडी में कौन सा कलर इमिट होगा वो निर्भर करता है फॉरबिडन एनर्जी गैप पे। और फॉरबिडन एनर्जी गैप किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पे, यानी वो क्या हो जाएगा आंसर,
लास्ट पार्ट, ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड, यानी किस प्रकृति का सेमीकंडक्टर यूज किया गया है उसके प्रकृति से निर्धारित होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप, और फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो निर्धारित करेगा कलर। क्योंकि देखिए फॉर्मूला बताया थे ना, Eg बराबर फॉरबिडन एनर्जी गैप, Eg बराबर क्या होता है hc बाई लेमडा। अब लेमडा प्रकाश का कलर निर्धारित करता है, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा hc बाई Eg, क्या हो जाएगा h प्लैंक कांस्टेंट, c लाइट की वेलोसिटी, और ये hc बाई Eg, सॉरी यहाँ पे ये Eg क्या है बैंड गैप है, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो जिसका बैंड गैप जिस हिसाब से सेलेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट भी फिक्स होता है, लाइट की वेलोसिटी भी फिक्स होती है, तो सब चीज किस पे निर्भर करेगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप पे लेमडा निर्भर करेगा, और लेमडा ही लाइट को कलर प्रदान करता है। तो और ये Eg किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पे। तो लास्ट पार्ट होगा। आगे है सॉरी क्वेश्चन नंबर जो है 51 है। 51 क्या बोल रहा है कि बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर हैज करंट गेन। बीटा आप लोग जानते हैं कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जो ट्रांजिस्टर का कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका जो करंट गेन होता है वो क्या होता है, बीटा होता है। जबकि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन होता है वो क्या होता है, अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है। बीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यूसिएंट पॉइंट। तो अभी मैं इसके ग्राफ में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अगर इसके ग्राफ और थ्योरी में चला गया तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा आपको समझाने में। तो अभी याद रखिए जो ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, जो कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे ड्रॉ किया जाता है, वो क्यू पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट सदैव एक्टिव रीजन में लाई करना चाहिए, ठीक है। किसी भी ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के 3 भाग होते हैं, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। तो हमेशा जो ऑपरेटिंग पॉइंट जिसको क्यू पॉइंट या क्यूसियन पॉइंट भी कहते हैं वो हमेशा एक्टिव रीजन में होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 53, द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर फिक्स्ड बायस ट्रांजिस्टर इज। देखिए इसको याद कर लीजिए, फिक्स्ड बायस ट्रांजिस्टर के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर आता है β+1। अब इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। एक चीज यहीं पे और बता दूं कि कोई भी ट्रांजिस्टर का स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा होगा। समझ में आया ना, किसी भी अच्छे ट्रांजिस्टर का स्टेबिलिटी फैक्टर कम होना चाहिए। कम होगा तो वो ट्रांजिस्टर जो है वो अच्छे से काम करेगा, अच्छे से एम्प्लीफिकेशन करेगा, और उसका थर्मल रन अवे नहीं होगा, मतलब वो जल्दी खराब नहीं होगा। उस ट्रांजिस्टर के पैरामीटर जो हैं वो कलेक्टर करेंट और जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होते हैं उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा और वो अच्छे से काम करेगा। मोटे तौर पे मैं अभी इसके थ्योरी पे नहीं जाऊंगा, आप याद रखिए कि कोई भी ट्रांजिस्टर जो है उसकी जो बाइसिंग होती है, तो बाइसिंग की क्वालिटी निर्धारित करने के लिए हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर उसका फाइंड आउट करते हैं सर्किट का। तो जिस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर जितना ज्यादा आ गया, इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, एस बराबर होता है डेल आईसी बटे डेल आईसीओ। समझ में आया, यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट में होने वाले परिवर्तन से कलेक्टर करंट में कितना परिवर्तन होगा। अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन, रिवर्स सैचुरेशन करंट मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ गया, क्यों बढ़ेगा, मान लीजिए कहीं से टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर ट्रांजिस्टर का बढ़ गया तो क्या बढ़ जाता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, और रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, आईसी बढ़ जाएगा, तो आपका स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ने पे आईसी बढ़ गया, और आईसी जब जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा वो किसको बढ़ा देगा, टेम्परेचर को, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर से वो किसको बढ़ा देगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट को। तो ये एक साइकिल डेवलप हो जाता है। तो जब रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ेगा तो वो कलेक्टर करंट बढ़ाएगा, और कलेक्टर करंट वापस टेम्परेचर बढ़ा देगा। इसी प्रक्रिया में ये एक साइकिल जो है ये बढ़ता जाएगा, और एक समय के बाद ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा, जिसको हम लोग थर्मल रन अवे कहते हैं। तो आपको इस स्टेबिलिटी फैक्टर को क्या करना है, मतलब इस साइकिल को तोड़ना है। तो साइकिल को तोड़ने के लिए हम लोग बाइसिंग करते हैं। तो बाइसिंग मतलब उस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर जितना ज्यादा कम होगा वो साइकिल मतलब वो टूट जाएगा। अगर स्टेबिलिटी फैक्टर मिनिमम कितना हो सकता है, 1। अगर स्टेबिलिटी फैक्टर 1 हो गया, इसका मतलब ये साइकिल टूट गया और हमारा वो सर्किट अच्छा है, उसमें थर्मल रनअवे नहीं होगा। स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा है, इसका मतलब आईसीओ के थोड़ा से बदलने पे आईसी ज्यादा बदल जा रहा है। आईसी अगर ज्यादा बदल गया तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ाएगा, और रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ाएगा
तो फिर से कलेक्टर करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो फिर से टेम्परेचर बढ़ाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएगा तो हमारा ट्रांजिस्टर ही खराब हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसीलिए बायसिंग किया जाता है। और हर बायसिंग सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर वो सर्किट एनालिसिस से निकालते हैं। तो जो फिक्स्ड बायस होता है उसका स्टेबिलिटी फैक्टर होता है β+1। अब एक बात याद रखिएगा, बीटा तो खुद 1 से ज्यादा होता है, इसीलिए फिक्स्ड बायस का जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो बहुत ज्यादा आ जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक होता है जो वोल्टेज डिवाइडर बायस, उसका लगभग 1 के आसपास आता है। तो याद रखिएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर का मिनिमम वैल्यू 1 होता है, 0 नहीं। आप लोग भावुक होके ये मत सोच लीजिएगा कि स्टेबिलिटी फैक्टर कम होता है, ज्यादा अच्छा आता है तो 0 हो जाना चाहिए, नहीं 0 नहीं, मिनिमम वैल्यू उसकी 1 होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इन ए ट्रांजिस्टर अल्फा इक्वल टू 0.9 देन बीटा इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा। चलिए अल्फा का मान रख दीजिए 0.9 बटे 1 माइनस 0.9, तो ये हो जाएगा 0.9 बटे 0 क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कितना आ गया, 9। अल्फा का मान कितना हो गया, सॉरी बीटा का मान 9 आएगा। वही तो कह रहे हैं कि अल्फा का मान तो हमेशा 1 से कम आता है, तो ये बीटा का मान निकाल रहे हैं। बीटा का मान कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा, सी पार्ट हो जाएगा। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, मैक्सिमम हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी होती है, 40.6 के पास आती है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है वो 40.6% के आसपास, आसपास क्या, इतना ही आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली, भाई जो देखो, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, चाहे कोई हो, वो न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, ये मत सोचना कि एन टाइप है तो निगेटिव है तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पी टाइप है तो उसमें होल है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओवरऑल वो न्यूट्रल ही होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 57। व्हेन टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अरे भाई टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, चालकता बढ़ जाएगी। तो खोजिए। होल्स आर क्रिएटेड इन कंडक्शन बैंड, देखिए कभी भी होल कंडक्शन बैंड में पैदा ही नहीं हो सकता, होल हमेशा वैलेंस बैंड में पैदा होता है। हीट एनर्जी डिक्रीजेस द एटॉमिक रेडियस, इररिलेवेंट। एनर्जी ऑफ एटम इंक्रीजेस, तो बात तो सही है, एटम की एनर्जी बढ़ेगी अगर टेम्परेचर आप लोग बढ़ाएंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, ये तो गलत है। तो इसका ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, 57 का जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो सी लग रहा है। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का तापमान बढ़ाने पे ये बात सही है कि प्रतिरोध कम होता है, चालकता बढ़ जाती है, तो वो ऑप्शन में है नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटम की क्या होती है, एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पैदा होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पैदा होंगे तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए होल्स आर क्रिएटेड इन, अगर वैलेंस बैंड होता तो एक बार इस पे भी विचार किया जा सकता था, तो ये सी पार्ट होगा सबसे बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 58। द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोचना ही नहीं है, क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन बैंड तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन, जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब उसको बोलते हैं, मतलब वो जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं होगा, वो नाभिक के आकर्षण बल से आजाद हो जाएगा, ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, क्रिस्टल में फ्रीली घूमेगा। नेक्स्ट है 59। डिप्लीशन रीजन इज द जोन विच कंटेन्स, देखिए डिप्लीशन रीजन का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, स्पेस चार्ज रीजन। क्या होता है डिप्लीशन रीजन का एक और नाम, स्पेस चार्ज रीजन। अब इसका जरा हिंदी अनुवाद कीजिए तो स्पेस मतलब खाली, चार्ज मतलब आवेश, रीजन मतलब क्षेत्र, यानी एक ऐसा क्षेत्र जो खाली हो, किससे, आवेश से। आवेश क्या होगा, या एन या पी, यानी डिप्लीशन रीजन एन या पी या चार्ज से खाली होता है, यानी उसमें न तो इलेक्ट्रॉन होगा न तो होल होगा। ठीक है ना, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, खाली होता है, स्पेस चार्ज रीजन होता है, कोई चार्ज वहां पे नहीं होगा, तो न तो इलेक्ट्रॉन होगा न तो होल। अगर इलेक्ट्रॉन और होल डिप्लीशन रीजन में चले जाएं तो इसका मतलब फिर तो उसका नाम ही ये गलत हो जाएगा, यानी कोई मतलब ही नहीं है तब तो। ठीक है ना, स्पेस चार्ज रीजन मतलब एक ऐसा रीजन जो स्पेस यानी खाली हो, किससे, चार्ज से, तो न तो इलेक्ट्रॉन होगा न तो होल होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। फोटो डायोड वर्क्स इन, इसी वीडियो में मैंने बताया कि फोटो डायोड हमेशा किस में काम करता है, रिवर्स बायस में, जबकि एलईडी जो है वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 60 हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला है, इन ब्रिज रेक्टिफायर द पीक रिवर्स वोल्टेज, भाई पीक रिवर्स वोल्टेज तो ये नॉट ही होगा ना, मैक्सिमम वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, इन ए पावर सप्लाई डायग्राम विच ब्लॉक प्रोड्यूसेस पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। देखिए पल्सेटिंग डीसी आउटपुट का मतलब समझ रहे हैं, पल्सेटिंग का मतलब होता है ये पल्स टाइप का, ये जो है इस प्रकार का अगर ग्राफ है तो उसको बोलते हैं पल्सेटिंग नेचर। तो ये आप लोग जानते हैं किस में आता है, फुल वेव रेक्टिफायर में आता है। तो अब यहाँ हाफ फुल तो दिया नहीं, आप रेक्टिफायर लगा दीजिए। ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई बात नहीं है। फिल्टर तो रिपल को कम करता है और डीसी को स्टेबलाइज करता है। रेगुलेटर क्या है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो पल्सेटिंग डीसी आउटपुट जो है वो आपको रेक्टिफायर में ही मिलेगा, खासकर फुल वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर को के भी नेचर को पल्सेटिंग ही बोलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, ए टनल डायोड इज ए स्लो स्विचिंग डिवाइस। बिल्कुल गलत, टनल डायोड तो बिल्कुल वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस होता है। मैंने जो टनल डायोड का एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो बताया है उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें टनल डायोड की मैंने थ्योरी भी डिस्कस की है। टनल डायोड में जो टनलिंग फिनोमेना होता है वो लाइट के वेग से होता है, प्रकाश के वेग से होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर को दर्शाता है, ठीक है ना, टनलिंग फिनोमिना में। यानी टनलिंग फिनोमिना में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, वेव बन जाता है, और वेव की वेलोसिटी कितनी होती है, लाइट की वेलोसिटी के बराबर। तो जो टनलिंग होता है वो लाइट के वेग से होता है, इसीलिए टनल डायोड का जो रिस्पॉन्स होता है, जो उसकी स्विचिंग जो एक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। ये वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस होता है टनल डायोड। यूज्ड इन रिवर्स बायस, गलत बात, ये भी नहीं है। ए वेरी हैवीली डोप्ड जंक्शन डायोड, बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा डोपिंग टनल डायोड में ही की जाती है। देखिए सबसे ज्यादा डोपिंग टनल डायोड में होती है, उससे कम जो होता है वो होता है जेनर डायोड में, और उससे भी कम होता है पीएन जंक्शन डायोड में, ठीक है ना। टनल डायोड में डोपिंग सबसे ज्यादा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन भी है सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम भी है, और गैलियम आर्सेनाइड भी सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इसी का तो एलईडी बनता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। सभी लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है आर ए बाई क्या होता है, एल। तो यहाँ से आर निकालना है तो निकाल लीजिए, कौन सा देखिए ऑप्शन बन रहा है, रो आर बराबर रो एल बाई ए, ये होगा, ठीक है। ये इंटर का क्वेश्चन है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए ये इसका n इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, यही होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी को मास एक्शन लॉ भी बोलते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 67, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंटेन्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ओनली होल्स नहीं, ओनली होल्स किस में होते हैं, पी टाइप में। ओनली इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, एन टाइप में। हालांकि ये ओनली शब्द गलत है, होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, ये नहीं कि केवल ही होल्स ही होते हैं। होल्स जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन से। किसमें, एन पी टाइप में। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होल्स से ज्यादा होते हैं, तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं होगा। इंट्रिंसिक में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं, इंट्रिंसिक में बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, इन ए सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज। हाँ, तो जो बैंड गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच, वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, उससे कम ही होता है, उसी के आसपास होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ऑप्शन खोजिए, एक ये है एक ये है। इसमें बोला है मच ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये गलत हो गया, मच नहीं लगा रहना चाहिए। यहाँ पे लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये सही है। 68 का आप लोग जो है 1 फर्स्ट पार्ट पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 69 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। तो आप सभी लोग जानते हैं ऐसा ग्रुप जिसकी संयोजकता जो वैलेंसी हो वो 5 हो, तो वो कौन सा होता है, वो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एंड बिस्मथ। ये है उनका ग्रुप जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी वैलेंसी 5 होती है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये आ जाएगा। तो इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या है, फॉस्फोरस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ट्राईवैलेंट। तो ट्राईवैलेंट का भी ग्रुप यहीं पे बना लीजिए, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, और एक और होता है टी आई या टी ई होता है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ट्राईवैलेंट आपके ऑप्शन में है।
इसमें क्या है, इंडियम, तो ठीक है, हो तो गया। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 होती है। कार्बन भी जो है इसकी भी वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 71। ए A p-type semiconductor is forward when intrinsic semiconductor is doped with। एक p प्रकार का अर्धचालक तब बनता है जब निज अर्धचालक में क्या मिलाते हैं। तो भाई p टाइप कब बनेगा, जब उसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ेंगे 72 की ओर। तो 72 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है इस यूनिट का, मैं सोच रहा हूँ इसी में पूरा कर दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर। तो एन टाइप में मेजोरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी किसकी होती है, होल्स की। इन पीएन जंक्शन डायोड डिप्लीशन लेयर हैज, देखिए चाहे डिप्लीशन लेयर कुछ भी हो, चाहे किसी का भी हो, डिप्लीशन लेयर में न तो इलेक्ट्रॉन होता है न तो होल होता है, कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता है। अभी अभी आप लोगों को इसी वीडियो में बताए थे, शायद एक और क्वेश्चन ऐसे ही आया था। डिप्लीशन लेयर का मतलब होता है स्पेस चार्ज रीजन, एक ऐसा रीजन जो स्पेस यानी खाली हो किससे, चार्ज से। तो उस रीजन में कोई चार्ज नहीं होगा, यानी न तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे न तो होल होंगे। तो लास्ट पार्ट ऑप्शन। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज अबाउट, देखिए डिप्लीशन लेयर ये लगभग पीएन जंक्शन में लगभग 10 के घाते -6 मीटर के आसपास होता है। टनल डायोड में यही 10 पे घाते -8 मीटर के आसपास होता है, क्योंकि टनल डायोड में डोपिंग ज्यादा की जाती है। डोपिंग ज्यादा करेंगे तो डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगा। तो कितना कम हो गया, 100 गुना। पीएन जंक्शन डायोड से 100 गुना डिप्लीशन लेयर कम हो जाता है टनल डायोड में। डिप्लीशन लेयर कम नहीं होगा तो टनल डायोड में कभी टनलिंग होगा ही नहीं। आप लोग एक बार प्लीज टनल डायोड वाला जो प्रैक्टिकल का वीडियो है जरूर देख लीजिएगा। आप लोग फिजिक्स एक्सपेरिमेंट के प्लेलिस्ट में जाके, वहां केवल एक्सपेरिमेंट नहीं थ्योरी भी इसकी बताए हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, ए पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस एक्ट एज ऑफ स्विच। देखिए पीएन जंक्शन डायोड एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस होता है जो यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब जब आप ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, ये पी टाइप होता है, ये इधर का एन टाइप होता है। जब आप पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे, यानी पी को प्लस से जोड़ेंगे, एन को माइनस से जोड़ेंगे, तभी इसमें से करंट फ्लो करेगा। जब आप इसको रिवर्स बायस में जोड़ देंगे, यानी रिवर्स बायस में, यानी पी को मान लीजिए नेगेटिव से जोड़ दिए और एन को किससे जोड़ दिए, पॉजिटिव से, तो ऐसे में रिवर्स बायस में इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी ये एक ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे सर्किट में जिसमें मुझे करंट को एक ही डायरेक्शन में भेजना है, यानी बैटरी को स्विच करने पे हम नहीं चाहते दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, तो वहां पे पीएन जंक्शन डायोड को लगाया जाता है। यानी ये फॉरवर्ड बायस में ही ऑन होगा, रिवर्स बायस में ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना। जो अच्छे क्वालिटी के टॉर्च आते हैं ना, उसमें जो है जो एलईडी लगा होता है, मान लीजिए ये एलईडी बल्ब है, उसमें क्या होता है ना, पीएन जंक्शन डायोड को यहाँ पे लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे लगा दिया गया। मान लीजिए एलईडी का प्लस टर्मिनल है, ये माइनस, यानी जब आप एलईडी को इस टर्मिनल को प्लस से जोड़ेंगे, इसको माइनस जोड़ेंगे, तभी ये जलेगा। अगर आप इस टर्मिनल को आप माइनस से जोड़ दिए, इसको प्लस से जोड़ दिए, तो ये खराब हो जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है ना कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे किस प्रकार से एलईडी लगा देंगे। तो अब जरा सोचिए, ये सॉरी एलईडी नहीं, पीएन जंक्शन, ये पी हो गया, ये एन हो गया, एलईडी तो ये है। तो जब भी कभी आप इसको पी को प्लस से जोड़ेंगे तब, और इसको इस सिरे को आप माइनस से जोड़ेंगे, तभी ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा और यहां आगे करंट जाएगा और ये एलईडी जलेगा। गलती से आप इसको माइनस से अगर जोड़ दिए और इसको प्लस से जोड़ दिए इस सिरे को, तो ये पीएन जंक्शन डायोड इसके करंट को ब्लॉक कर देगा, आगे करंट बढ़ेगा ही नहीं और आपका ये एलईडी खराब होने से बच जाएगा। यानी पीएन जंक्शन डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है जो करंट को एक ही दिशा में फ्लो करने देता है। फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तभी ये ऑन होगा, रिवर्स बायस में ये ऑफ हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिवर्स बायस में ए पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस एक्ट एज ए, देखिए रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही हो रहा है। लेकिन आप लोग इसमें फिलहाल ऑफ सीट में जाइएगा, थोड़ा कंफ्यूजन इसके ऑप्शन है। अभी भी मैंने बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बायस में प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, फॉरवर्ड बायस में कम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये डायोड इक्वेशन, ये देखिए ये फर्स्ट वाला पार्ट है, आप लोग इसका थ्योरी देख लीजिएगा, बाद में इसको समझाएंगे। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कैसा होता है, पीएन जंक्शन डायोड का इस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है। ठीक है,
इस प्रकार का नहीं, लीनियर नहीं होता है। पीएन जंक्शन डायोड नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि ए जेनर डायोड इज जस्ट अदर नेम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। गलत बात, केवल नाम बदलने से थोड़ी होता है। हाँ, पीएन जंक्शन डायोड ही होता है जेनर डायोड, लेकिन उसमें डोपिंग ज्यादा की जाती है। ए हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड विद शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज, सबसे करेक्ट ऑप्शन, इससे बेटर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी गलत है, नन ऑफ दिस, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, ए जेनर डायोड इज यूज्ड एज। तो जेनर डायोड का प्रयोग मैंने बार बार बोला है कि रेगुलेटर के रूप में होता है। एम्पलीफायर में किसका प्रयोग होता है, सही बोले आप लोग, किसका प्रयोग, ट्रांजिस्टर का, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। ऑक्सीलेटर में भी ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा भी ऑक्सीलेटर में कई चीजों का प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर में पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग करते हैं। अच्छा, फिल्टर में बताइए किसका प्रयोग करते हैं, फिल्टर में इंडक्टेंस एल एंड कैपेसिटेंस सी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, टनल डायोड इज यूज्ड विथ रिवर्स बायस। यूज्ड विथ रिवर्स बायस टनल डायोड नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रिवर्स बायस में जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। ए हाई रेजिस्टेंस पीएन जंक्शन डायोड नहीं, ये भी गलत है। ए हैवली डोप्ड, यही इसका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। स्लो स्विचिंग डिवाइस नहीं, टनल डायोड सबसे फास्ट स्विचिंग डिवाइस होता है, क्योंकि इसमें टनलिंग लाइट के वेग से होता है, मतलब लाइट के वेग से वो रिस्पॉन्स करेगा वो डिवाइस। नेक्स्ट है 82 एट 300 केल्विन द वैल्यू ऑफ केटी बाई ई। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, अपना सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही इसका ऑप्शन है। द सिंबल ऑफ जेनर डायोड, तो जिसमें जेड दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जेड, जेड की तरह होता है ये जेड, ये उल्टा लग रहा है जेड। वैसे जेनर डायोड इस प्रकार से बनता है, जेड आप लोग पता है ना ऐसे बनाते हैं, नहीं सॉरी जेड, लेकिन ऐसे जेड तो ऐसे ही बनाते हैं जेनर डायोड, ये इस प्रकार से, थोड़ा ये इसमें उल्टा दे दिया, हालांकि ऐसे भी बनता है, कहीं ना कहीं कहीं मिलता है। तो फिलहाल इसमें जो आपको सबसे करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो आपको सेकंड पार्ट ही दिखाई दे रहा है, तो आप इसी पे टिक करिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा वीडियो समाप्त होता है, और इसी के साथ जो यूनिट नंबर 6 जो पार्ट बी, जो हम लोग जो पेपर आपका थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का है, उसमें पार्ट ए थर्मल फिजिक्स का है, पार्ट बी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूनिट नंबर 5 हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए, और आज ये वीडियो खत्म होते ही यूनिट नंबर 6 के भी पूरे पार्ट कंप्लीट हो गए। समझ में आया ना। तो अभी तक जो है आपके 2 यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी दोनों यूनिट के भी वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।